नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का 5वां पाठ मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र। सबसे पहले हमें ये जानना है कि मानचित्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। मानचित्र की आवश्यकता। प्रारंभिक काल में मनुष्य अपने सीमित क्षेत्र में रहता, कबीले में रहता और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति से कर लेता। आसपास जो भी क्षेत्र था उसे पूर्ण कर लेता। लेकिन धीरे धीरे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश परिवेश से बाहर दूसरे देश या परिवेश में जाना पड़ता। एक स्थान से दूसरे स्थान जाता तो कई बार रास्ते से भटक जाता और उसके साथ ही अगर कहीं पे वो गया है तो उसी जगह पर दोबारा जाने के लिए या कोई दूसरा जा रहा है तो उस जगह का मार्ग बताने के लिए या वापस आने के लिए उसी जगह या उसी रास्ते का प्रयोग करने के लिए उन्होंने सबसे पहले नक्शा, जिसे हम रेखा चित्र या खाका भी कहते हैं, नक्शे का निर्माण किया। ये नक्शा पैमाने पर आधारित नहीं था। उन्होंने अंदाज से ही, जैसे हम किसी दोस्त को अगर घर बुलाते हैं तो उसको बताते हैं कि स्टैंड उतरना, वहाँ से ही ऑटो लेना और इस गरीब बताना और ये करना, इस तरीके से आते हैं। तो उसी प्रकार ये नक्शा बनाया गया था जिसमें कोई किसी प्रकार का माप नहीं था, यानी पैमाना नहीं था। उसके बाद 3000 वर्ष पूर्व मिस्रवासियों ने पैमाने के मानचित्र का निर्माण किया। तीन 3000 साल पहले मिस्रवासियों ने पैमाने के आधार पर मानचित्र का निर्माण किया। इसके बाद यूनानी भूखगोलवेता थे एक यूनानी भूखगोलवेता हेकेटियस। इन्होंने एक नक्शा बनाया। हेकेटियस ने पृथ्वी को गोलाभ न मानकर इसको एक वृत्ताकार आकृति समझते हुए मानचित्र बनाया, क्योंकि उस टाइम तक इनकी समझ इतनी नहीं थी कि ये पृथ्वी को गोलाभ यानी गेंद या फुटबॉल की तरह गोल समझते। ये इसको थाली की तरह वृत्ताकार समझते थे। तो इन्होंने अपना मानचित्र बनाया, वो लगभग इस प्रकार था। गोल मानचित्र बनाया इन्होंने। भूमध्य सागर, भारत, सिंध, लीबिया और इस सारे को एशिया माना है। यूरोप। इस प्रकार इन्होंने ये मानचित्र बनाए हेकेटियस ने, और ये मानचित्र बनाए लगभग 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। हेकेटियस ने अपने मानचित्र का निर्माण किया है लगभग 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। हेकेटियस के बाद एक यूनानी भूखगोलवेता हुए हैं टोलमी। इन्होंने मानचित्र बनाया। इस मानचित्र में इन्होंने अक्षांश देशांतर रेखाओं को भी प्रदर्शित किया और 3 द्वीपों का वर्णन किया इन्होंने, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। तो इनके मानचित्र को भी लगभग अपन देखते। इन्होंने लगभग ऐसा मानचित्र बनाया, इसमें इन्होंने भूमध्य सागर ऐसे महाद्वीप वगैरह बनाए।
इन्होंने मुख्य रूप से एशिया, यूरोप व अफ्रीका, इन तीनों महाद्वीपों का वर्णन किया। इसके साथ ही अक्षांश व देशांतर रेखाओं का भी वर्णन किया। यह घटना लगभग 13वीं शताब्दी की है। टोलमी ने 13वीं शताब्दी में एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों का वर्णन करते हुए मानचित्र बनाए, जिसमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं का वर्णन किया। टोलमी के बाद विभिन्न यूरोपीय यात्रियों ने विश्व के विभिन्न देशों में समुद्री मार्गों से यात्रा की और जिस मार्ग से वो गए या वापस आए उनका वर्णन उन्होंने अपने आगे आने वाले नक्शों में किया। तो ऐसे ही यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण था 1992 ईस्वी में कोलंबस। 1992 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और जिसको नई दुनिया नाम दिया। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और ये केरल के कालीकट नामक स्थान पर सर्वप्रथम आया। 1992 में कोलंबस तो अमेरिका की खोज करता है। उसके बाद 1998 में वास्को डी गामा भारत की खोज करता है और केरल के कालीकट नामक स्थान पर आता है। तो ये जो यात्री थे, इन्होंने जिस मार्ग से अपनी यात्राएं की, तो इन्हीं मार्गों को उन्होंने फिर आगे नए बनने वाले नक्शों में स्थान दिया और इसे मानचित्र के स्वरूप में विकास होता गया। मानचित्रों के विकास में उस समय विशेष परिवर्तन आया जब 16वीं शताब्दी में यूरोप में प्रिंटिंग मशीनों का आविष्कार हुआ। जब 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग मशीनों का आविष्कार होता है तो उसके बाद ये मानचित्रों में कई प्रकार के सुधार होते हैं और इसका महत्व बढ़ जाता है। मानचित्र की विशेषताएं। पहली विशेषता है मानचित्र में दूरी, दिशा, आकार एवं आकृति को एक समतल सतह पर प्रदर्शित किया जा सकता है। मानचित्र की सबसे पहली विशेषता है, मानचित्र में हम किसी दो स्थानों के बीच की दूरी, दिशा, आकार या आकृति को एक समतल सतह या समतल कागज पर प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा है किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी दो स्थान है उनके बीच की दूरी क्या है वो मानचित्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही इन दोनों स्थानों की
दिशा का भी ज्ञान में मानचित्र से होता है। दो स्थानों के बीच की दूरी और कौन सा स्थान किस दिशा में है उसका ज्ञान हमें होता है। नंबर 3, मानचित्र पृथ्वी के एक भाग को छोटे आकार में प्रदर्शित करता है। चौथा है, मानचित्र निर्माण में पैमाने का उपयोग किया जाता है। पांचवा बिंदु है, मानचित्र में रूढ़ चिन्हों का उपयोग किया जाता है। एक तो पैमाने का उपयोग किया जाता है, उसके बाद रूढ़ चिन्हों का उपयोग किया जाता है। अभी हमारे एक शब्द आया था पैमाना, जिसको मापनी भी कहते हैं। मानचित्र पर दो स्थानों की मध्य की दूरी व धरातल पर उन्हीं दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी के अनुपात को पैमाना या मापनी कहा जाता है। यानी मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य की दूरी व धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के वास्तविक दूरी के अनुपात को पैमाना कहा जाता है। जैसे मानचित्र पर कोई दो स्थान है, इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, ये जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर, और वास्तविक धरातल पर इन्हीं दो स्थानों की वास्तविक धरातल पर दूरी अगर 10 किलोमीटर है तो पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। ये हो जाएगा मानचित्र का पैमाना। पैमाने के बाद हम जानते हैं दिशा एवं कंपास। सामान्यतः मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। किसी भी कागज या ब्लैक बोर्ड ऐसे समतल भूभाग पर जब हम दिशाओं का ज्ञान करते हैं तो ऊपर वाली भाग होगा वो हमेशा उत्तर दिशा में होगा, और नक्शे आदि में ऐसा चिन्ह बना हुआ होता है। जहाँ पे भी नक्शा बना होगा वहाँ एन का चिन्ह होगा, एन का चिन्ह होगा, यानी ये नॉर्थ को प्रदर्शित करता है, और इसके विपरीत दिशा होगी वो दक्षिण दिशा हो जाएगी। इसके अलावा इनके बीच में जो दिशाएं हैं इनको भी मध्य भाग है। जैसे उत्तर और पूर्व का मध्य भाग है, इसको उत्तर पूर्व
पूर्व और दक्षिण के मध्य का भाग इसको दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पश्चिम के मध्य का भाग उसको दक्षिण पश्चिम, और इस भाग को उत्तर पश्चिम नाम दिया गया। ये कुल 8 दिशाएं, 4 मुख्य दिशाएं और 4 उप दिशाएं। अब हम कंपास को देखते हैं। दिशा का ज्ञान करवाने वाले यंत्र को दिशा सूचक, दिक्सूचक या कंपास कहा जाता है। कंपास, इसका निर्माण चुंबकीय सुई की सहायता से किया जाता है, जिसमें सुई का जो नुकीला सिरा होता है वो हमेशा एन को प्रदर्शित करता है और इसके विपरीत जो भी दिशा होगी वो दक्षिण दिशा होगी। इस प्रकार कंपास की सहायता से हम उत्तर दिशा का ज्ञान करते हैं और उसके सहायता से बाकी दूसरी दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। दिशा एवं कंपास के बाद हम जानते हैं रूढ़ चिन्ह। रूढ़ चिन्ह जो मानचित्र में हमारे नाम आया था। रूढ़ चिन्ह क्या है? भूभाग की सभी विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए समतल पटल पर मानचित्र में पूर्ण स्थान नहीं होता, यानी पूर्ण स्पेस नहीं होता है, जिसकी सहायता से जिसके कारण हम इन रूढ़ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और ये रूढ़ चिन्ह पूरे विश्व में एक जैसे होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान रूप से पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में घूमने जाता है या किसी काम से जाता है तो वहाँ की भाषा नहीं जानते हुए भी अगर वो मानचित्र में इन रूढ़ चिन्हों की सहायता से अपने उचित स्थान तक पहुँच सकता है। रूढ़ चिन्हों में सबसे पहले देखते हैं रेल लाइन। रेल लाइन में बड़ी लाइन, वैसे रेलवे 3 तरह की लाइन होती, तो बड़ी लाइन होगी उसमें ऐसे बने हुए होंगे। छोटी लाइन, छोटी लाइन में ऐसे बने हुए। और रेलवे स्टेशन ऐसे लाइन बना के या मकान रूपी ऐसे प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो ये रेलवे स्टेशन का रूढ़ चिन्ह है। इसके बाद है सड़कें। पक्की जो सड़क होगी वो ऐसे ब्लैक रंग में होगी, 2 लाइनों में। पक्की सड़क है वो 2 ब्लैक लाइनें होगी। और कच्ची सड़क ऐसे इस प्रकार होगी। कच्ची सड़क का ये चिन्ह होगा रूढ़ चिन्ह, और ये पक्की सड़क का रूढ़ चिन्ह होगा। अब है जलीय स्रोत। जलीय स्रोत के जितने भी रूढ़ चिन्ह होंगे उनका रंग है वो हमेशा नीला होगा। तो नदी के लिए कैसा आएगा? नदी के लिए इस प्रकार आएगा। कुओं के लिए गोल होगा और उसमें नीला रंग भरा हुआ होगा। तालाब के लिए ऐसे आकृति होगी और उसके अंदर नीला रंग होगा। नहर में ऐसी आकृति बनाई जाएगी नहर में, ये नहर का चिन्ह। और पुल, किसी नदी या नहर के ऊपर जो पुल बनाए जाएंगे उनका ऐसी आकृति बनाई जाएगी। ये आकृति पुल को दर्शाती है। रूढ़ चिन्ह किसका रूढ़ चिन्ह है? पुल का। धार्मिक स्थलों के रूढ़ चिन्ह, जैसे मंदिर का चिन्ह है वो इस प्रकार का हो। मस्जिद, इसका भी इस प्रकार की आकृति होगी, वो मस्जिद होगी।
गिरजाघर, इसमें प्लस का चिन्ह होगा और ये ऐसी आकृति बनाई जाएगी। ये हो गए धार्मिक स्थलों के रूढ़ चिन्ह। पेड़ के लिए ऐसी आकृतियाँ बना दी जाएगी और इनका रंग हरा कर दिया जाएगा। घास के लिए हरे रंग की ऐसी आकृतियाँ बना दी जाएंगी। ये घास के रूढ़ चिन्ह हो जाएंगे। अब हम देखते हैं मानचित्र के प्रकार। वैसे मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने जो अध्याय है उसमें 4 तरह के मानचित्रों के प्रकार दिए गए, जिसमें पहला है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, जैसे पर्वतों, पठारों, नदियों, मैदानों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। ऐसे मानचित्र जिनमें प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, नदियों, मैदानों आदि को दर्शाया जाता है, वो मानचित्र क्या कहलाएंगे? भौतिक मानचित्र। दूसरे हैं राजनीतिक मानचित्र। ऐसे मानचित्र जिनमें किसी देश, राज्य, शहर, जिला, गांव आदि की सीमाओं का वर्णन किया जाता है, वो राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। तीसरा है विषयक मानचित्र। जो मानचित्र किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्रदान करते हैं उनको विषयक मानचित्र कहते हैं। इसको थीमेटिक मानचित्र भी कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र, इसमें किसी विशेष विषय को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे वन है, जनसंख्या है, खनिज है, इनको प्रदर्शित किया जाता है। यानी विशेष विषय से लेकर किसी विषय या वस्तु, वन विषय ले लिया, जनसंख्या ले लिया, खनिज ले लिया, इनको जो प्रदर्शित किया जाता है मानचित्र में, तो ऐसे मानचित्र विषयक मानचित्र या थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। चौथा है भू संपत्ति मानचित्र। ये मानचित्र किसी खेत या भूखंड का विस्तृत रूप से वर्णन करते हुए बनाए जाते हैं, जिसकी सहायता से उसके मालिकाना हक, उसकी नाप आदि का विस्तृत रूप से हमें पता चल सके। और ऐसे मानचित्रों का प्रयोग राजस्व विभाग में पटवारियों द्वारा किया जाता है।